सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है, निगरान हुकूमत के दौर में आवाम को कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। निगरान आए तो इंतखाबात कराने के लिए हैं, मगर अभी इंतखाबात का कोई अता पता नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद टेंशन में है कि क्या करे। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का काम शुरू करे या फिर इंतखाबात की तैयारी करे। आइन को देखें तो नवंबर इंतखाबात का महीना बनता है, मगर तल्ख हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में आइन पर अमल सिर्फ बयानात में ही मिलता है। PDM वाले तो अब बाद जमात फरवरी को इंतखाबात का महीना करार देने लगे हैं। राजा रियाज का दावा है कि ये बड़ों का फैसला है, मगर सवाल यह है कि कौन से बड़े। सच ये भी है कि अभी नई मरदमशुमारी की मंजूरी पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। ECC में मरदमशुमारी की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियों के बाद होंगे या फिर पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी या कोई और, सवाल ही सवाल है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये निगरान हुकूमत सिर्फ महंगाई की निगरानी करेगी। दलील इसकी यह है कि अभी निगरान काबीना के नामों पर मुशावरत जारी है, मगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की मंजूरी फौरी हो गई है। निगरान हुकूमत ने पहले ही हफ्ते में मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा करके आवाम को झटका लगाकर पैगाम दे दिया है। पेट्रोल 17.5 रुपये और डीजल की कीमत में 20 रुपये इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सिर्फ अगस्त के 15 दिनों में अब तक पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये 45 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 40 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल 272.95 से 290.45 रुपये और डीजल 273.40 से बढ़कर 293 रुपये 40 पैसे में फी लीटर पहुंच चुका है। डॉलर ने भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। बिजली के बिल पहले ही दिल दहला रहे हैं। अब इस नए इजाफे के असरात कितने तबाहकुन होंगे, महंगाई में कितना इजाफा होगा, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुज़ाबिल शाह मेरे साथ हैं और आज में खुसूसी तौर पर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन करें। हमारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पहला सवाल तो ये है कि हम जो देख रहे हैं कि ये पेट्रोल में 37 रुपये इजाफा सिर्फ 15 दिन में गुज़श्ता, और डीजल 40 रुपये महंगा हो गया। अब इसके असरात क्या आने वाले हमारी मईशत पर, क्या क्या चीज़ महंगी होगी, क्या इसके असरात बिजली पर भी होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको पूरे इस साल की प्रेडिक्शन आपको दे दूं। नंबर 1, रुपए की कदर गिरेगी। नंबर 2, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है बढ़ेंगी। नंबर 3, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। तिजारती खसारा बढ़ेगा। इंपोर्ट्स का हजम बढ़ेगा। जारी हिसाबात का हजम बढ़ेगा। महंगाई की शरह ऊंची रहेगी। मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी। गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। महंगाई की शरह ऊंची रहेगी। अगर निगरान हुकूमत इनमें से किसी एक चीज़ को डिनाई कर दें तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी। नंबर 1, ये मैं मानता हूँ कि इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी एक जुल्म करके गए पाकिस्तान के साथ, और वो मैं बार बार कहता रहा कि मेहरबानी करके आपका नई हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत आएगी, वो नहीं कर पाएंगे। आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल है, आप जो इस्लाहात ज़रूरी समझते हैं मईशत को बचाने के लिए उसको कानूनी शक्ल दे दें। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप उनको कर सकें, लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया कि जी ये तो अगली हुकूमत इस्लाहात करेगी। अरे भाई, 30 साल से किसी हुकूमत ने नहीं किया, वो कैसे करेंगे? वो नहीं करके गए। अब निगरान हुकूमत से जो कुछ मैं समझता हूँ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका इख्तियार है वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं किए तो ये कौमी अलमिया होगा और फिर वो तारीख में उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर सके। पहला मैं ये चाहता हूँ कि जो 30 जून का बजट आया, जून का जो बजट आया था जून 2022 में जी, उसमें ये कहा गया था कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स की चोरी हो रही है। ये मुफ्ती इस्माइल ने पेश किया था। हम इसको रोक के आमदनी बढ़ा के आवाम को देंगे। अब बाद में वो फिगर आ गई 4000 अरब, उन्होंने तो रोका नहीं। इसके लिए ना कानून की ज़रूरत है ना कुछ और की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत को चाहिए कि एक सीनियर आदमी बिठा दें अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसका काम ये होगा कि FBR के साथ मिलके वो तमाम असासों की तफसीलात जो चोरी के पैसे के हैं, जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, कानून मौजूद है, उससे वो रिकवरी चोरों से वसूल करें जो असासे पाकिस्तान में है। तो कोई 1100 अरब रुपया तो आपको असासों से मिल सकता है जिनकी तफसील हुकूमत के पास है, और तकरीबन 3000 अरब रुपये और मिल सकते। अगर वो ये नहीं करते
तो कौम के साथ जुल्म करेंगे। फिर वो अगर ये कर लें तो फिर वो IMF के पास जाएं कि जनाब पिछली हुकूमत ने आपसे वायदा किया था कि हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, आमदनी हमने ये आमदनी कर दी, तो आप कम से कम आइंदा इजाज़त दें कि हम पेट्रोल के नर्ख ना बढ़ाएं, लेकिन पहले उनको ये काम दिखाना पड़ेगा। दूसरा मुख्तसर बता रहा हूँ, जी शाहाना अखराजात बेतहाशा हैं, तो आप 10-12 आदमियों की कैबिनेट बनाएं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो शाहाना अखराजात हो रहे हैं, हुकूमती इदारे अगर एक साल में 1000 अरब रुपया कम कर देते हैं जिसकी गुंजाइश है तो भी उनका क्रेडिट होगा, और अगर नहीं किया तो बड़ा जुल्म होगा। तीसरा, आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के कानून के तहत ये बड़ा जालिमाना कानून है कि चोरी का पैसा हो, जायज़ पैसा हो, मार्केट से डॉलर खरीदें, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कर दें और वो पैसा बाहर भेज दें। एक साल में 15 अरब डॉलर गया। अगर ये स्टेट बैंक से मिलकर इस कानून को तब्दील करें तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल में जितना पैसा बाहर गया उसमें कई बड़े डैम बन सकते थे, जिससे हमारा पेट्रोल जो है वो, हमारी बिजली 7 रुपए यूनिट होती, 48 रुपए नहीं होती, और हुंडी हवाले का कारोबार रोकें। अगर ये कर लेते हैं तो कारनामा, वरना तो ये है कि वही जो तमाशा माजी में होता रहता खुदा न खास्ता वही हो। जनाब शाहिद साहब, आपने ये एक्सपेक्टेशंस की काफ़ी लंबी जो लिस्ट बताई है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना चाहिए या रिफॉर्म करनी चाहिए, अब जिस अशराफिया ने ये टैक्स कलेक्शन करनी है और रिफॉर्म करनी है वो तो ख़ुद बेनिफिशरी है इसकी। पाकिस्तान 75 साल से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका और वही चंद फैमिलीज़ रूल कर रही हैं जो हिंदुस्तान ने आके लैंड रिफॉर्म किया और वहाँ तब्दीली किस तरह आई, यहाँ नहीं आ सकी। तो एलीट कैप्चर तो कैसे ख़त्म होगा अगर हुक्मरान तबका ख़ुद बजाते ख़ुद एलीट है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, मिडिल क्लास जो है वो तकरीबन 200% ज़्यादा टैक्स देती है इंपोर्टर से। तो टैक्स तो सिर्फ सैलरी तबका दे रहा है और जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है वही उसका बेनिफिशरी है, वो कैसे करेगा ये? देखिए, पहले मैं आपसे यह कर दूँ कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। हज़रत अली ने फरमाया, इसको आप तस्लीम कर लें। मैंने रिफॉर्म्स की बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा कि ये कानून मौजूद है पाकिस्तान का कि जिन असासों की तफसील आपके पास है, चोरी के पैसे उनसे पैसा ले लें। मैं आपको वजह बताता हूँ कैसे। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया है, 1 करोड़ रुपया रिकॉर्ड में है, उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया उसने, और ना उसका टैक्स दिया उस आमदनी पर। अब आपने ख़त लिखना है कौमी बचत स्कीम को कि ये इसका है, इसका मुनाफा देना बंद कर दें और इसको कैश भी ना करें जब तक ये अपना हमारे साथ IPR के मामला तय ना करें। क्यों? क्योंकि उसको एमनेस्टी दे दी गई थी कि भाई चोरी का पैसा माफ़ करा लें। इमरान खान ने भी दी थी, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी दी थी, लेकिन जिन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया तो आपको क्या मजबूरी है। लेकिन उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। ये जो नहीं कर रहे हैं ये कानून तोड़ रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कानून तोड़ रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत में चूँकि मेंबरान पार्लियामेंट भी नहीं है, तो अब मैंने इसीलिए कहा एक आदमी, अच्छा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी प्राइम मिनिस्टर सेल में बिठा दें और वो जो है ना ये कॉरेस्पॉन्डेंस करके रिकवरी करें। ये हो सकता है, और अगर नहीं करें तो फिर खुदकशी के लिए आप तैयार रहें। मैं इस्लाहात की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ तो पोजीशन ये रही शायद सिद्दीकी साहब के इसाक डार ने कहा नहीं हम एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे, हम रियल एस्टेट पर उस तरह से कोई टैक्स नहीं लगा रहे, अगरचे लगाया लेकिन कहा गया जी नाकाफ़ी है। अब शहबाज राना साहब की खबर यह है कि बिजली का सर्कुलर डेट कीमतें कहाँ 50 रुपये यूनिट से ऊपर जा चुका, लेकिन सर्कुलर डेट इसके बावजूद बढ़ गया। सिर्फ बिजली का 2300 अरब रुपया, गैस का अलग से है। रेमिटेंसेज हमारी नीचे चली गई, खित्ते में बढ़ रही हैं, हमारी नीचे चली गई हैं 19%। खित्ते में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बांग्लादेश इंडिया ममालिक की, हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। डॉलर 300 से ऊपर चला गया, फिर भी हम इतना पीछे किस तरह चले गए? भाई साहब, आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। मैं आपको 3 बातें बता दूं इससे ज़्यादा अहम। जिस मुल्क में इंपोर्ट्स जो हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट की दुगनी से ज़्यादा हों, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं 5 साल की फिगर देता हूँ। 290 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स की हैं, 290 बिलियन डॉलर्स, और आपका एक्सपोर्ट है 130 अरब डॉलर। 160 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करते हैं आप, और 1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते हैं IMF के पास। अब जुल्म नहीं है तो ये क्या है? जुल्म है ये। दूसरी एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, वो एमनेस्टी है परमानेंट। उसका मतलब ये है कि चोरी का पैसा है, इसको आप हुंडी हवाले से बाहर भेज दें और उसको पाकिस्तान मंगा लें रेमिटेंसेस से। कोई 15-20 अरब डॉलर ऐसे आ रहा है, उसमें टैक्स कोई सवाल नहीं पूछ सकता, और 1 लाख डॉलर की रेमिटेंस है, उसमें 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 140 ये जो कुछ हो रहा है तमाशा। एक आपने काम करना है कि जो मार्केट से आप डॉलर ख़रीदते हैं ज़रूर ख़रीद लें, तालीम और इलाज मालजे के अलावा वो पैसा बाहर नहीं जाएगा।
ये ज़रा सा एक फैसला कर लें तो आपको 12 अरब डॉलर साल का बच जाएगा। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर खुदकशी करें, फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल बुनियादी फिगर्स, ये वो फिगर्स हैं जो हुकूमत के रिकॉर्ड पर हैं, मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर चाहें और मीडिया अवाम को एजुकेट करे, अवाम को तैयार करे कि जनाब आप एहतजाज इस तरीके से करें कि लॉ ऑर्डर ना हो, मगर जिंदाबाद के नारे लगा के लाठियाँ खाने से बेहतर ये है कि आप गिरबान से पकड़ें इन लोगों को कि भाई तुम तीनों पार्टियाँ और दूसरी हुकूमतें उन्होंने किया क्या है। अगर इसाक डार ये कहता है कि मैं एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाता हूँ तो सही कहता है, इसलिए कि वो सूबाई का मसला है, ये सब है ही नहीं मसला। लेकिन जब वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, तीनों पार्टियां तैयार नहीं है, ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बता। और उन्होंने IMF को भी खत लिखा गया था कि जी हम उन पर टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी मजबूरी है। तो IMF कहते हैं जी आपकी मजबूरी है तो आप क्या कर सकते हैं। कह लें GST बढ़ा सकता हूँ। वो किससे लेंगे, कह लें जो फुटपाथ पर है उससे भी GST लूँगा मैं। तो आपकी मसला, आप कर लें, आप तालीम का बजट बढ़ा दें। तो आप IMF के खाते में जब डालते हैं ये सारे फैसले, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये IMF की शर्त नहीं है। जब आप क्या मैं साबित कर दूँ। लेकिन हमारा मीडिया भी तो बदकिस्मती से ये डिस्कस करता है कि कल वज़ीर आज़म कौन आएगा, कोर्ट का फैसला क्या आएगा। आप ये साबित करूंगा मैं जब आप कहें कि ये फैसले IMF के नहीं हैं, ये हमने उनको कहा है कि जी हम ये कर लेते हैं क्योंकि हम ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगाना चाहते, हम शाना अखराजात नहीं कम करना चाहते, हम स्मगलिंग रोकना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी आपका मुल्क है, हम तो ये चाहते हैं कि बजट खसारा कम हो जाए, आप इस तरह करना चाहते हैं कर लें। तो हम ये क्यों कहते हैं कि ये IMF की शर्त है, ये IMF की शर्तें नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक जनाब। तो शाहिद साहब ये पिछले दौर में भी ये बात होती रही है कि इकनॉमिक सॉवरेनिटी पाकिस्तान के पास अब नहीं रही, और जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 10 रुपये सब्सिडी दे दी थी लेवी के ऊपर पेट्रोल की, तो उसको कहा जा रहा था कि ये वजह है डीरेलमेंट की प्रोग्राम की। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी शर्त ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये जो आम कंसेप्शन है कि हम सॉवरन है अपने फ़ैसले करने में, तमाम मुआशी फ़ैसले करने में, वो फिर सही है या गलत है? आप किससे एग्री करते हैं इस ज़म्न में? नहीं, देखिए ना, ये परसेप्शन किसने क्रिएट किया है। मैं आपको नवाज शरीफ साहब का 1998 जब जौहरी धमाके की थी जुमला बता देता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अब हमारे रास्ते जो थे बाहर से इमदाद लेने के और बाहर से डिक्टेशन लेने के, हमसे कहा जाता है, शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे 1998 में, हमसे कहता है कि IMF कहता है गरीब के मुंह से निवाला छीनो और हम छीनते हैं। तो ये आज नहीं है भाई, ये आज क्यों ये बात आप कर रहे हैं। ये तो जैसे आप 88 में महबूब रख पहली दफ़े IMF के चुंगल में उसने फंसाया था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, पहला IMF का कर्जा लिया था अय्यूब खान ने 58 में, उससे पहले नहीं लिए थे। हमने 22 दफ़े IMF से कर्जे दिए हैं 1958 के बाद से, और भारत ने 1994 के बाद से नहीं लिए। क्यों? IMF की कर्ज़ों की आड़ में शराइत के नाम पे हम आवाम को कुचलते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले। IMF ये मैं गारंटी करता हूँ कि IMF आपको निकलने नहीं देगा। माजी में IMF ने हमसे कहा था कि जी आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, हम आपको कर्जा देते हैं। ये एक अशराफिया का गठजोड़ है, मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया, ये मिले हुए अंदर से कि पाकिस्तान को चाहते हैं पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करें, ये चाहते हैं कि ताकतवर तबकों की मदद से हम इक़्तिदार में रहें, इक़्तिदार को तूल ले। ये वो गठजोड़ है जिसको ना हमने तोड़ने में हम नाकाम है या तोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सही, लेकिन शायद हसन सिद्दीकी साहब जो आपने भी फरमाया कि अभी महंगाई और बढ़ेगी, तो रिकॉर्ड तो पहले ही बन चुका है। पेट्रोल की कीमत का रिकॉर्ड बन चुका है, डॉलर का रिकॉर्ड बन चुका है, बिजली की कीमतों का रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? 10 करोड़ आबादी तो हमारी पहली गुर्बत से लगता है नीचे जा चुकी है, तो इतने गरीब लोग गुजारा कैसे करेंगे? कहाँ तक फिर पहले ही खुराक की कमी का बच्चे शिकार हो रहे हैं मुल्क में, कहाँ से हम बेहतरी ला सकेंगे? और जब ये डॉलर ऊपर जा रहा है तो कहा जा रहा है पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा क्योंकि डॉलर से भी हम खरीदते हैं, वो भी हमसे नहीं रुक रहा। हमारी तो कोई चीज़ अभी तक ठीक तरफ हो नहीं रही कि हम कहें चलें कुछ साल में बेहतरी आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी। हमें तो कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही किसी तरफ से। तो कहा ज़रूर जा रहा है कि बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, किस तरह आएगी? हम तो महंगाई करके भी डॉलर ऊपर भी जा रहा है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी, ना हमारे बिजली की वो जो सर्कुलर डेट है वो किसी तरह से कम हो रहा है। तो हो तो कुछ भी नहीं रहा इस सब के बावजूद। भाई साहब मैं एक फिगर देता हूँ। 2014 में पाकिस्तान की बरामदात थी 25 अरब डॉलर 2014 में, 2023 में 27 अरब डॉलर, सिर्फ 2 अरब का हुआ। इस दौरान में दूसरे मुल्कों की दुगनी हो गई और कई हज़ार अरब रुपए की मरात हमने दी एक्सपोर्टर्स को। ये रिकॉर्ड पर है, ऑफिशियल फिगर है। सिर्फ 2 अरब डॉलर का। ये एक दूसरे के मैंने ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे वो ये कहा था, रुपए की कदर गिरेगी, तिजारती खसारा बढ़ेगा,
जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, महंगाई की शरह ऊंची रहेगी, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होगा। मैंने ऊंचाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसलिए कि स्टेट बैंक ये कहता है 21 से 22 रहेगी, मैं कह रहा हूँ 27 रहेगी, तो ऊंचाई का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, बढ़ने का नहीं कहा। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आप कौन सा कदम ऐसा उठा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई कम हो। पहले तो सवाल ये है, जब आप बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, मईशत की शरह नमू, आपको पता है कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दोनों हुकूमतें अगर माजी की चैलेंज कर दें, एक स्टेटमेंट 2022 पाकिस्तान की तारीख का मईशत के लिहाज से तहरीक इंसाफ का दौर बदतरीन कारकर्दगी, 1 ऑफ द वर्स्ट। 2023 शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख की 1 ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस। और इन दोनों बरसों में दौलतमंद लोगों ने जितनी दौलत ज़्यादा कमाई उसकी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अगर कोई कंट्राडिक्ट करना चाहता है इन दोनों बातों तो कर दे। अगर कौम ने दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि मईशत तबाह और दौलत कमाएं, तो फिर अगर आप कोई मुस्तकबिल से उम्मीद रखना चाहता है तो उसको मौका था कि वो ये कहते जी, आज भी कहें कि जनाब पहले तो आपको कानूनी इस्लाहात करें, हमें कोई फैसिलिटेशन काउंसिल नहीं चाहिए एक्सपोर्ट की, मुझे चाहिए है कि आप इस्लाहात करें। जो आपने बात की कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा 10 लाख से ऊपर, जो है जिसमें एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, GST को हम 18 से 7 पर लाएंगे, पेट्रोलियम लेवी को 0 करेंगे, ये वो इस्लाहात हैं। और दूसरी वो को आप कानूनी शक्ल तो दे दें, अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहते हैं वो, ये भी मैं आपको ओवर माई डेड बॉडी नहीं करेंगे इसका। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, दानिश्वरों ने भी कर लिया, मीडिया ने भी कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कर लिया, प्रिंट मीडिया ने भी कर लिया, प्रोफेशनल्स ने भी कर लिया, स्टेट बैंक, FBI, एक गठजोड़ है इन सब का बैरूनी अशराफियत से, वो फैसले कर रहे हैं। मुझे कोई एक सवाल का जवाब दे दे कि क्या रजा बाकर साहब को जब गवर्नर लाए गए थे तो गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफ़ा लिया गया था और IMF से मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, कोई बता सकता है कि आपने गवर्नर से इस्तीफ़ा कौन से कानून के तहत लिया और उसका नाम कहाँ से आया था? इमरान खान साहब तो नहीं जानते थे। और ये सब फैसले कहीं और हो रहे हैं, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। फिर सॉवरेनिटी की बात खुदा के लिए ना करें। ठीक, मुजम्मिल ने जो बात की सॉवरेनिटी को तो नहीं जी शाहिद साहब, इस हवाले से बताइएगा, अभी जो आपने ये सारे कहना चाहिए कि तशख़ीस की है कि क्या अमराज लाक हैं हमारी मुआशी जो सूरत हाल है उसको, लेकिन अब बात एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की जा रही है पाकिस्तान में। मिनरल्स के हवाले से अभी रिसेंटली सेमिनार्स भी हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के अंडर। इसके अलावा IT सेक्टर का जो रिवाइवल है उसकी बात की जा रही है, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको कि हम रेवेन्यू सीख कर सकते हैं जिस तरह भारत कर रहा है IT एक्सपोर्ट से? मोहतरम, बात यह है कि मेरे हिसाब से जो हमारी, अगर हम ये इस्लाहात जो करते माजी में, तो हमारी GDP 1500 अरब डॉलर होती, 340 नहीं होती। इससे पहले बहुत दफ़े आपको याद होगा कि जब CPEC की बात शुरू हुई थी 25 अरब डॉलर आ चुका है। उस वक्त कहा गया कि 2% ग्रोथ होगी, कहाँ हुई? रिकॉर्डिक का आपको मैं बता दूं, उसमें हमें, आपको पता है कि उसमें जो हमने मुआहदा किया तो सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार चौधरी ने उस मुआहदे को नल एंड वाइड कर दिया। हालांकि लॉ ये था, लॉ कि उसका फैसला कि कोई भी आर्बिट्रेशन होगी मुल्क से बाहर होगी। 11 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसको संभालना आज तक मुश्किल पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि आप ये बातें करना बहुत आसान है, जब तक कुदरत का कानून, मैं आपको बता दूं, जब इंसान को इतना मिलता है जितनी उसने कोशिश की, और अल्लाह ताला कहता है उस कौम की हालत हम नहीं बदलते जो अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। अगर आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाते GDP के तनासुब से, लेकिन मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस के नहीं, अगर आप कौमी बचतें नहीं बढ़ाते, अगर आप मुल्की सरमायाकारी नहीं बढ़ाते, अगर आप सरमायाकारी के फरार को नहीं रोकते, किसी एक मुल्क की सरमायाकारी से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। ये कानून फितरत के ख़िलाफ़ है। ये बातें करना जो है अटेंशन को डाइवर्ट करना है, मसाइल को डाइवर्ट कर। हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें ज़राअत भी चाहिए, हमें IT भी चाहिए, हमें बरामदात भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इस कहानियों से नहीं होगा। पहले तो आपको बचतें, मुल्क की सरमायाकारी और टैक्सों की वसूली ईमानदारी से, टैक्सों से लेके सरमाए के फरार को रोक के अपने लोगों को ट्रेनिंग देके स्किल प्रोवाइड करके करना होगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। आपको एक जुमला मैं बता दूं, बलूचिस्तान में नारा क्या है कि भाई 75 साल हो गए, 3000 अरब डॉलर के आपके पास जो है ना मिनरल्स हैं। अगर पाकिस्तान ने वो करना होता तो कर चुका होता। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें ये नारे लगा रही हैं कि 75 साल में तुम्हें क्या मिला, तो हमने वहाँ क्यों नहीं करते? अगर करना है तो वहाँ शुरू करें, वहाँ पर
रिक्वेस्ट करें आप, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे डिस्क जा सकता है जो आपने ये बात की है कि जब तक हम खुद नहीं बेहतरी लाएंगे, CPEC की आपने मिसाल दी, डॉलर्स आ रहे थे लेकिन हमने कहीं और वो उड़ा दिए। टैक्स अगर नहीं बढ़ाएंगे, खुद कफील नहीं होंगे, तो कैसे बाहर से के डॉलर्स मदद कर सकेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि FIA ने बहुत बड़े करप्शन के स्कैंडल्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि पता लगा लिए हैं। 65 अरब रुपये बैंकों ने बनाए हैं। इसके अलावा जनाब आटे में भी जिस तरह से वो गायब हो गया आटा, वो स्कीम सारी, उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है। इसके अलावा निगरान काबीना के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। FIA ने जनाब 4 स्कैंडल पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि बैंकों ने 65 अरब रुपए से ज़ायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए हैं। सिर्फ डॉलर रेट में 65 अरब रुपए यहाँ पर कमाए हैं। 32 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की तहकीकात की जा रही हैं जी ज़मीन की ख़रीदारी में, मोटरवे की ज़मीन की ख़रीदारी में। इसका नैब में भी काफ़ी तज़किरा आया था। सैलाब मुतासरीन को भी नहीं बख्शा गया। 103 अफराद को 31,000 टेंट राशन और इमदादी सामान देने के मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। मुफ्त स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आई है। जब मुझे याद अब पड़ता है तो मैं हैरान होता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी ने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मुजम्मिल कि उन्होंने तो कह दिया था 20 अरब और फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये 70-80 रुपये मैं कम बता रहा हूँ। तो वो चूँकि एक वज़ीर-ए-आज़म रहे तो उन्होंने वैसे ही अंदाज़ा लगा लिया कि इतना तो होता है। उन्होंने कहा नहीं किसी ने कोई रास्त करप्शन नहीं की, ये तो चलता है। तो ये बैंकों में 65 अरब रुपया ये चलता है, 32 अरब रुपये मोटरवे बनाने में ये चलते हैं। तो ये अब FIA कुछ कर सकेगा क्योंकि इसमें तो नाम तो बड़े बड़े होंगे। ये तो इसाक डार साहब ने भी कहा था कि कुछ करेंगे, स्टेट बैंक ने भी कहा था, लेकिन वो कुछ खास हुआ नहीं। वो शायद खान अब्बासी साहब ने मेरा ख्याल है इसी बिना पे ये कहा था कि माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमने लोगों के साथ किया है। और इसके साथ साथ अगर ये तमाम केसेस 50 करोड़ से ऊपर के हुए तो फिर नैब तो देखेगा नहीं इनको ना, मतलब उससे नीचे के अगर हुए तो नैब तो 50 करोड़ से ऊपर का केस जो है वो उठाएगा और हो सकता है कि ये उससे भी तजावुज़ कर जाए जो लिमिट बनाई है इन्होंने। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में ये कल्चर जो है ये किसी पार्टी के आने से या किसी शख्सियत के आने से, किसी गवर्नमेंट के आने से ख़त्म नहीं हुआ। जिस भी पार्टी ने ये क्लेम किया होगा कि हम करप्शन को ख़त्म करने की बात करते हैं, वैसे नून लीग ने तो ये कह दिया था कि हमने तो बात भी नहीं की, लेकिन बाकी पार्टियाँ क्लेम करती रहीं। ख़त्म कभी नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी का मसला है और ये जो रिश्वत सताने की सूरत हाल है सारी। मैं रिसेंटली एक एक्सपीरियंस मेरा अपना हुआ कि मैं जो है वो इस्लामाबाद के एक दफ़्तर में एक रजिस्ट्रेशन के लिए चला गया और वहाँ पे 4 जगहों पे जो है वो रकम का मुतालबा किया गया और कहा गया कि अगर ये आप कर देना तो फिर आपका 10 मिनट में काम हो जाएगा, अदरवाइज़ अगले हफ्ते आ जाएं। अच्छा, ये साफ वो बता रहे हैं? जी ये बता रहे हैं। और जो काम 1-2 हज़ार का होता है वो 10-15 हज़ार में करवाए बगैर आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते। और ये वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल है। बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, लीगल फीस वैसे 1000-2000 जी ऐसी बिल्कुल, लेकिन आपको 10-15 हज़ार देना है तो आप 10 मिनट में बिल्कुल। और आप जैसा आदमी जो एक शहर से दूसरे शहर में गया है तो वो बेचारा कहाँ वो इतना खर्च कर सकेगा, दोबारा आएगा, कैसे आएगा? वो होता है इस तरह कि आप एक काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से आपको जवाब मिलता है कि यहाँ तो ये काम होता ही नहीं है, आप उस वाले काउंटर पे चले जाएं। फिर आप वहाँ जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर एकदम से पीछे से कोई शख्स आता है, आपके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है काम करवाना है। तो फिर आप थक हार के कहते हैं कि जी आप बताएं कैसे होगा काम, फिर वो आपको फार्मूला देता है अपना। तो ये कल्चर ओवरऑल जो है ना, इसमें कभी भी रिफॉर्म नहीं आया। ये मंथलीज पे चलने वाला, या फिर इसके अलावा ये जो स्मगलिंग अफ़गानिस्तान से हो जाती है, गंदम की भी हो जाती है, डॉलर की भी हो जाती है, किसी ने आके नहीं रोका इसको और अब 300 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। और इसका खमियाजा किसने भुगतना है? आम आदमी ने भुगतना है सिर्फ, क्योंकि बैठे बैठाए जिस बेचारे का बराह रास्त डॉलर से लेना देना नहीं, उसको समझ भी नहीं आती, उसने ज़िंदगी में डॉलर देखा भी नहीं है। ऐसे ही है। और उसकी बैठे बैठाए सैलरी जो होगी वो 15-20% खुद ही कम हो जाएगी, क्योंकि इकॉनमी जो है वो क्रम्बल कर रही है। तो इसमें ये फ़ायदा जो होता है वो उसी अशराफिया का है जो 1% अशराफिया है, और उसी का होता रहेगा। टैक्स कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो कारखाने हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, वो कौन है? वो आम इंसान तो नहीं है। तो उसी ने टैक्स जब लेना है तो वो किस तरह अपनी ही इंडस्ट्रीज़ को टैक्स कर सकता है? नहीं हो सकता। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें हम उसी से एहतसाब की उम्मीद करते हैं जो ये डाके डालने में मुलव्वस है बेसिकली। तो ये किसी एक पार्टी का फेस नहीं है, ये किसी एक शख्सियत की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक तबका है। ये क्लास का और तबकाती तफरीक का फ़र्क है बहुत बड़ा। और अब उम्मीद हमने लगानी है अगली हुकूमत से और इलेक्शन से कि शायद वो हो जाएंगे तो बेहतरी आ जाएगी। अब राजा रियाज साहब क्योंकि आजकल वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि भाई नाम वो दे रहे हैं अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का,
और फिर अनाउंस भी वो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं अनाउंस करते, वो अनाउंस करते हैं 15 पार्टियों को हरा दिया। हाँ जी, वो देख लें इतने अहम हो गए। तो उन्होंने तो कह भी दिया मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब उन्होंने कहा कि बड़ों ने फैसला किया है, बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अब कुछ तो है कि जिसकी वजह से ये इनको इतनी यकीन दहानी है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी फरवरी 2024 की तारीख बता रहे हैं और इसी में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात कभी इधर हो रही है उधर हो रही है। तो क्या वाकई यकीन कर लिया जाए बड़ों के फैसले पर, क्योंकि बड़ों के फैसले से ही अभी हमारा मुल्क चल रहा है 75-76 साल से। तो अब ये बड़े जो फैसला करते हैं वो वैसे ज़्यादातर तो तारीख में अच्छे साबित नहीं हो सके माजरत के साथ, लेकिन अब ये जो बड़ों ने फैसला कर लिया है, पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या इस पर एतबार किया जा सकता है, और दूसरा इससे मुल्क को फ़ायदा होगा ये फरवरी 2024 के बड़ों के फैसले से? देखें, पहली बात तो अगर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से या सेटअप के हवाले से हम करें तो मेरी इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी से आज बात हुई, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने ये जो सारा कुछ हुआ है अभी काकड़ साहब की जो तैनाती हुई है, तो मैंने पूछा कि नवाज़ शरीफ साहब की इनपुट जो है वो इसमें शामिल थी। तो उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी फ़ेवरेट शख्सियत कौन सी है, तो उन्होंने डार साहब का नाम भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जिसको आप लगाना चाहें आप लगा लें। उसके बाद में चूँकि शहबाज शरीफ साहब ये कवर इस्तेमाल कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब का मसला हो जाएगा, अदरवाइज़ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर डायरेक्टली उनसे रब्ता कर लिया गया और राब्ते में भी उन्होंने कहा कि बॉल तो आपके कोर्ट में आप करें। और उसके बाद में इंदिया ये दिया गया कि बलूचिस्तान से वो शख्सियत होनी चाहिए जिसको हमने निगरान वज़ीर आज़म बनाना है। ये डट जाने वाली बात, डिक्टेशन नहीं दूंगा, नहीं, अब ताबेदारी है बकौल उस रिपोर्ट के। अब वो कितनी दुरुस्त है ये तो वक्त फैसला करेगा। अब गुड कॉप बैड कॉप सिर्फ ऐसे ही है नाम का, अब सारे गुड लगता यही है। तो उसके बाद में होता इस तरह से है कि ये जो PDM की पार्टीज़ हैं, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, तो ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान से अगर किसी को लगाना है तो अब्दुल मालिक बलोच साहब को लगा दें आप। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, और अब आपने चूँकि हमें कह दिया कि जी आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इससे ज़रा थोड़ा बाहर ही रहिए। और उसके बाद में ये नाम आया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए मेरा ख्याल है कि मैनूवर यही किया गया कि किसी भी बात के ऊपर कोई स्टांस लेने का फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि फिर दोबारा से हो सकता है मुश्किलात हमारे ऊपर आ जाएं, तो आकर उनके पास क्या स्लोगन बेचने के लिए होगा ये आप बता दें उसामा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वोट को इज़्ज़त दो भी नहीं हो सकता, ठीक है, महंगाई ख़त्म हमने कर दी ये भी नहीं हो सकता, इसके अलावा मुल्क को रोशनियाँ लौटा दी ये भी नहीं हो सकता। तो फिर सेलिंग पॉइंट क्या होगा, इट इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड मी। जहाँ तक राजा रियाज साहब की बात है इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो अगर तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल है तमाम पार्टीज़ की तरफ से, तो ऑब्वियसली फिर तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मार्च से आगे ले जाना वैसे प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ये भी मुश्किल है कि 3 महीने से आगे चला जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता जाना चाहिए, लेकिन चला गया तो डीलिमिटेशन का जवाज़ बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 3 महीने से आगे की सूरत हाल क्रिएट होगी ये कोर्ट की तरफ से होगी। अच्छा, अब जो आपने स्लोगन की बात की है ना, वाकई ये चीज़ मुश्किल होगी आवाम में करने की, लेकिन जो असल स्लोगन होगा वो ताबेदारी होगा। हाँ। और अनवारुल हक काकड़ साहब से ज़्यादा ताबेदार होकर जब दिखाएंगे तो इलेक्शन भी हो जाएंगे और सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। अगर उतनी ताबेदारी नहीं होगी तो फिर शायद आगे चले जाएं, तो उसके चांसेस कम हैं, जिस तरह आपने भी ये जो खबर दी है। लेकिन राना साहब तो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म। हाँ जी, अब उस पर यकीन करना तो खासा मुश्किल है। आगे सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। वो चाह रहे हैं कि पहले अदालत की तरफ से गारंटी हो कि आप जेल नहीं जाएंगे, और वही सितंबर में वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे होंगी कि 0% होना चाहिए कि किसी तरह से भी उनकी रिस्क 0% रिस्क उनको चाहिए। तो वही हमेशा से उनको हर तरह से ये वही है ना कि इक़्तिदार थाली में रख कर दे दिया जाए कि जनाब आप आएँ, वज़ारत उज़्मा ये कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं, वो राना साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब से डिसएग्री किया इस बात पे, उन्होंने कहा 0% हो गया। अच्छा, आप वेट कर रहे होंगे उसका, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम, और उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन मई में होने होते तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब वापस होते यहाँ पे, तो ये इलेक्शन से मशरूत थी उनकी वापसी। चूँकि अब होने जा रहे हैं तो इसलिए वो मैदान में होंगे। तो उन्होंने भी बीमारी का जिक्र नहीं किया, शायद इसी वजह से वो देखिए आप, वो अब दुनिया घूम रहे हैं, प्लेटलेट्स का भी कोई चक्कर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, 16 महीने खानदान का कोई एक आदमी बीमार नहीं हुआ जब से हुकूमत मिली। कमर दर्द भी शहबाज शरीफ का, मैंने तो उनको बैडमिंटन खेलते देखा है माशाल्लाह, वरना तो बड़े बीमार रहते थे। अच्छा, अब आखिर में हम जरा काबीना की बात कर लेते हैं, जिसके लिए बड़ी भागदौड़ भी हो रही है, और ये भी कोशिश थी जिस तरह आपने बताया कि जो लोग हुकूमत में रहे हैं वो कह रहे थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या कहीं और, जो काबीना में भी रहे निकाले गए, अब वो फिर कह रहे हैं कि जनाब हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो अगर सेनेटर साहब भी तो है ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई बात नहीं है, तो वैसे ही अभी फारिग है। लेकिन बहरहाल जनाब बड़े प्रोफेशनल्स के नाम आ रहे हैं,
और जलील अब्बास जिलानी साहब, वज़ारत ख़ारजा सरफराज बुख्ती साहब, इनका तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि तकरीबन फ़ाइनल हो गया है। वज़ीर दाखिला कलमदान, ये पहले बलूचिस्तान में भी सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वज़ीर दाखिला का कलमदान संभाल चुके हैं, तो वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं। इसी तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली वज़ीर इत्तलात, ये यानी तज्ज़ियाकार अचानक हमें नज़र आए कुछ चैनल्स पर। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो निगरान काबीना में शामिल, उनका भी नाम आ रहा है। हफीज़ शेख साहब, इसहाक डार साहब, ये हफीज़ शेख साहब जो हैं पहले वज़ीर आज़म की बात हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि वो इसमें आए। लेकिन कुछ नाम ऐसे आए कुछ प्रोफेशनल्स के कि जिनकी डुअल नेशनलिटी सामने आ गई, और फिर सोचा गया कि नहीं, ये शायद मसला ना हो जाए कि अगरचे निगरान सेटअप में कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो बाहर से डुअल क्या सिर्फ सिंगल नेशनलिटी अमेरिका ही की थी, तो यहाँ के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो ये निगरान काबीना है। अब बात यह है कि कोई भी आता है, पता नहीं फाइनल है, असल बात यह है कि वो कितने इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्पिटेंट तो बज़ाहिर नाम हमें नज़र आते हैं, तजर्बा भी नज़र आता है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उस तरह बराह रास्त नज़र नहीं आती, लेकिन कॉम्पिटेंसी भी हम कह सकते हैं। वो तो नवारुल काकड़ साहब भी बड़े अरसे से हैं। नहीं उसामा, ये जो ये सवाल जो आप कर रहे हैं कि क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं, ये तो फिर निगरान है, अनइलेक्टेड हैं। जो इलेक्टेड थे वो कितने इंडिपेंडेंट रह कर गए हैं पिछले 1-1.5 साल में की अगर फहरिस्त निकालें तो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या ये परमिशन देती है जिस तरह की कानून साजियाँ वो करके गए हैं। पीपल्स पार्टी की जो लेगेसी आप देख लें, जो वो फॉलो करते रहे हैं पिछली 3 दहाइयों से, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाने के ख़िलाफ़ थे, वो हमेशा से ऐसे ट्रायल के ख़िलाफ़ थे जो कि सिविलियन कोर्ट्स में नहीं चलेगा, वो इसके अलावा पॉलिटिकल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के ख़िलाफ़ थे, किसी एक बात पे स्टांस ले सके नहीं ले सके। तो इसका मतलब यही है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा हुआ है, जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो अपने हलके की 1.5-2 लाख की आवाम को रिप्रेजेंट करता है, जब उसके पास इतनी इंडिपेंडेंस से वो काम नहीं कर रहा, तो जो अनइलेक्टेड है, जिसका कोई मैंडेट नहीं है, जिसने आवाम को जवाब नहीं देना, तो उसकी इंडिपेंडेंस पे हम क्या कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है ये तभी बदलता जब पॉलिटिशियंस यहाँ पे यूनाइटेड होते और वो कोई विजन के साथ आगे बढ़ते, वर्कर क्रिएट करते अपना, लेकिन वो तो किया नहीं। अब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको जिस पर्टिकुलर क्लास से होना चाहिए 15-20 करोड़ रुपए की कैंपेन करने वाले, उसमें आम इंसान कहाँ से कूदेगा और उसकी क्या लॉयल्टी डेवलप होगी पार्टी के साथ, इसीलिए मार खा रहे हैं क्योंकि वर्कर क्रिएट करते। ये 2 धारी सी तलवार है जो आपने बातें की ना, इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ रज़ा रबानी साहब, देखिए उन्होंने कितना जनाब वो लेटर लिख दिया कि 90 दिन के अंदर ना हुए तो विफाक को शदीद खतरात हो सकते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं हमने बड़ी गलती की है, जिस तरह की हमने कानून साजी की, ये जो हमने मर्दमशुमारी वाला मामला कर दिया, ये हमारे गले पड़ेगा। फरदुल्ला बाबर साहब चीख रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वो अब बात पुरानी हो गई। ये वही बात है कि आप करके उसके बाद कहें हाय 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 ये क्या कर दिया हमने बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ी ज्यादती कर दी। ये भाई आपसे हुई है, आप ये नहीं कह सकते ये आपसे करवाई गई है तो ठीक, लेकिन लोग आपकी मानेंगे। लेकिन जो काबीना है इनके ऊपर तो कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होगा, इन्होंने जाकर कोई वोट नहीं मांगने, और नुकसान तो ये होता है कि आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं कि जी लोगों में तो आपने जाना ही नहीं है। लेकिन कि पॉलिटिशियन है वो कोई दूसरी रुखिया है कि पॉलिटिशियन से जब आपको बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो कहता है अच्छा चले मैंने 10 आपकी मान ली, एक तो मेरी मान लें। लेकिन ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो कहेंगे वो करेंगे, मगर ये रिफॉर्म्स कर जाएं। चले 6 महीने तो उनके पास आ गए ना, फरवरी भी अगर है तो अब आप देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनके पास कम से कम 6 महीने आ चुके हैं। तो उसमें ये जो बात कर रहे हैं बिजली के सर्कुलर डेट की, इसका कुछ करके चले जाएं, ये जो स्मगलिंग है इसका कुछ कर जाएं, टैक्सेशन का कुछ कर जाएं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, एफबीआर में रिफॉर्म्स कर जाएं, और इनको तो इख्तियार भी दे दिए हैं फैसलों के। तभी आपने देखा नहीं पहले दिन ही आकर 17 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, बिजली कीमतें और बढ़ेंगी, हर चीज़ और बढ़ेगी, तो कुछ रिफॉर्म्स नहीं करके जा सकते। इसमें तो ये तो अनरियलिस्टिक सी चीज़ हो जाएगी ना, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 5-6 महीने के मैंडेट के साथ ये कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देकर चले जाएंगे जो 70 साल में 75 साल में नहीं हो सकी, तो वो तो उस प्लान से नहीं आ रहे, वो तो इसी प्लान से आ रहे हैं कि बेसिकली कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इलेक्शन के पीरियड को मैक्सिमम, और इसके अलावा इस दौर के अंदर जो हमें हासिल क्या होगा, मुश्किल फैसलों की जो अगर ये नियत है तो फिर क्या फ़ायदा। मुश्किल फैसलों के जो टर्म बिल्कुल वो यूज़ करते हैं ना, वो मुश्किल फ़ैसले क्या हैं। अब उसका फ़लसफ़ा यही है कि हर वो फैसला कर दें जिसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो अब फैसला हुआ है कि 17-18 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, इससे इकॉनमी को कितना बड़ा एक शॉक वेव मिलेगा, इसका अंदाज़ा कौन लगाएगा। एक एक चीज़ आप अभी देखें, रेलवे ने किराए बढ़ा दिए हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए हैं, किराए बढ़ा दिए। 15 दिन में अगर 40 रुपए डीजल बढ़ा है तो खाने पीने की कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जो ट्रक पे नहीं आ रही होगी, हर चीज कनेक्टेड है उससे। हर चीज इसी तरह, इस तरह जो एडिबल चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशियाएं, उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो इसमें
ये सारा कुछ जिसको मुश्किल फ़ैसले कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर जब करवाने थे तो वो ये मुश्किल फ़ैसले लेने के लिए आए हैं, वो रिफ़ॉर्म करने के लिए नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक मैंडेट चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए, इसके अलावा एक कंसेंसस चाहिए। यहाँ पार्लियामान खाली है, अक्सरियत वो तो कोई प्लान में नहीं है, किसी को 2/3 बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, पार्लियामान खाली है तो कंसेंसस कहाँ से लेना है उन्होंने? आगे सेनेट भी खाली हो जाएगी, उसका भी वेट कर लें आप। वो आप जो मार्च से आगे की बात करते हैं सेनेट की वजह से करते हैं, लेकिन यहाँ किसी को क्या परवाह है। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो काबीना में आ जाएंगे। और बहुत से ऐसे नाम हैं कैसे लग रहा है कि उनको अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ उनको नवाजा जाना है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।